हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का जो चैप्टर 1 है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हो। इसी तरीके से हम इसमें जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, तो हर चैप्टर की एक वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम भी डिप्लोमा जॉन ही है। अगर ना सर्च में आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का ये टॉपिक की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो आराम से समझना, शांति से समझना। ठीक है, कोई भी वीडियो को छोड़ के बीच में नहीं जाएगा, लिखना नहीं है, बस सुन लो, सुनने से ही याद हो जाएगा। ठीक है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दूसरे चैप्टर का नाम है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट, हम उसको सेफ कैसे रख सकते हैं पर्यावरण को, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, सभी जीवधारियों तथा मनुष्यों को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। अतः इस अध्याय के अंतर्गत हम पर्यावरण को संरक्षित करने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला टॉपिक है आपका स्वच्छ पर्यावरण यानी क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण क्या होता है। देखिए, एक ऐसा पर्यावरण जिसमें प्रकृति के सभी घटक, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संतुलन में है। ठीक है, प्रदूषण कंट्रोल में हो तुम्हारा, और भी जितने भी जो पर्यावरण को विनाशकारी तत्व हैं वो कंट्रोल में हो तुम्हारे, यानी वो कैसे हो, बैलेंस हो, संतुलित हो। तो ऐसे पर्यावरण को हम कहते हैं स्वच्छ पर्यावरण। तो ऐसा पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण कहलाता है। इस पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया जाता। भाई, स्वच्छ पर्यावरण तभी तो होगा जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। स्वच्छ पर्यावरण बनाने में निम्नलिखित चक्रों का योगदान है। अब ये चक्र हैं निम्नलिखित, इनमें से काफ़ी 2-3 चक्र तो आपने पढ़े ही होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, कार्बन चक्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कार्बन चक्र पढ़ा होगा। आई थिंक ऑक्सीजन चक्र भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जलीय, ये भी चक्र हैं। इनका योगदान होता है स्वच्छ पर्यावरण को बनाने में। तो ये 5 पॉइंट और ध्यान रखना कि ये जो चक्र हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और जलीय चक्र, ये स्वच्छ पर्यावरण को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्वता। देखिए, स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता तो सभी जगह आप जानती हैं। इसकी आवश्यकता तथा महत्वताओं को निम्न पदों द्वारा समझा जा सकता है। पहला, स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता किस लिए पड़ी, प्रकृति का संतुलन बनाने में। ठीक है, प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए। उसके बाद अगर स्वच्छ पर्यावरण होगा तो वहाँ पे जो मानव का स्वास्थ्य है वो भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। मानव स्वास्थ्य हेतु इसकी आवश्यकता है। ओजोन परत को बनाने के लिए, भाई वातावरण अगर स्वच्छ नहीं है तुम्हारा तो उसमें बहुत सारी गैसेज होंगी। जब गैसेज होंगी, वो गैसेज क्या करती हैं, जो हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य की किरणों की, पराबैंगनी किरणों को धरती पे आने से रोकती है, उनको क्या करेगी, वो उसमें छिद्र कर देंगी। ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा। अगर स्वच्छ पर्यावरण होगा तो ओजोन परत भी सेफ रहेगी, सूर्य से हानिकारक किरणें भी पृथ्वी पर नहीं आएंगी, और मनुष्य की त्वचा भी एकदम सेफ रहेगी। जीव जंतुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। ऐतिहासिक इमारतों को बचाने के लिए, ऐतिहासिक इमारतें जैसे लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया। आगरा का ताजमहल अब पीला पड़ता जा रहा है इसी प्रदूषण के कारण ही। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक इमारतें जो हैं, इनको बचाने के लिए भी हम क्या है, स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सतत विकास। देखिए, सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वो होता है जब, जैसे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मानव को, वो ज़रूरत भी हमारी पूरी हो जाए और जो पर्यावरण है उसको भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे विकास को हम कहते हैं सतत विकास। इसमें क्या है, एक ऐसा विकास जिसके द्वारा मानव की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे कि प्रकृति के साथ अधिक छेड़छाड़ ना हो। तो ऐसे विकास को सतत विकास कहते हैं। सतत विकास के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं।
पहला सतत विकास में क्या आता है? सतत विकास समझ गए ना क्या होता है? यानी कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और जो हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, उसको भी ज़्यादा हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो इसके देखो पहले उदाहरण देख लेते हैं। पहला है शहरीकरण। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि बढ़ती आबादी जो है, बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास कम हो रहे हैं, यानी मकानों की संख्या कम हो रही है। तो मकान बनाने के लिए हमें पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं। जब पेड़ पौधे वन को काटोगे तो पर्यावरण तो प्रदूषित होगा ही। और ज़्यादातर जो गांव के लोग हैं वो रोजगार के लिए शहर में भी आ रहे हैं, तो इसीलिए शहर में और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या के कारण आवासों में कमी आ रही है, जिसकी पूर्ति के लिए वनों अथवा कृषि योग्य भूमि को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर से आने लगे हैं, जिससे शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है। तो ये शहरीकरण है। ठीक है, और इसमें आप और भी लिख सकते हो, मैंने तो थोड़ा सा ही लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को थोड़ा बड़ा करके लिखना है। नेक्स्ट क्या है आपका? सड़क विकास यानी हाईवे डेवलपमेंट। ये हम किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सतत विकास के उदाहरण। सतत विकास के उदाहरण में पहला हमने पढ़ा शहरीकरण, दूसरा पढ़ रहे हैं हम सड़क विकास यानी हाईवे डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी देश अगर विकसित होना चाहता है तो उसके अंदर जो रोड हैं, हाईवेज़ हैं, उनको सबसे पहले अच्छा बनाना होगा। ठीक है, उनको सबसे पहले डेवलप करना होगा। किसी भी देश की तरक्की के लिए सड़कों का विकास अति आवश्यक है। इसके सड़कें गांव को शहर से, शहर को महानगरों से, औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों से जोड़ने का काम करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारत सरकार ने 2 परियोजना तैयार की हैं। पहला है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और दूसरा है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। ये 2 परियोजनाएं ध्यान रखना किसके लिए हैं? ये सतत विकास के लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास या फिर सतत विकास के लिए ये 2 परियोजनाएं हैं। पहली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, दूसरी प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट तीसरा उदाहरण क्या है हमारा? इंजीनियरिंग एक्टिविटी। जो अभियंता होते हैं उनकी एक्टिविटी, उनका भी जो कार्य है वो भी किसके अंडर में आता है? ये सतत विकास के अंडर में आता है। जैसे अगर हमें पुल बनाना है, सड़क बनाना है, ठीक है, और मकान बनाने, बड़े बड़े मकान होते हैं उनको बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें संभवतः क्या करना पड़ेगा? वनों को काटना होगा। जहाँ पे वन है वहाँ तो नहीं बना सकते ना मकान और पुल, तो सबसे पहले उनको काटना होगा। जब वनों को काटेंगे हम तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा, सीधी सी बात है। तो ये इंजीनियरिंग एक्टिविटी हो गई। यदि बढ़ती जनसंख्या व मानव की आवश्यकताओं के कारण इंजीनियरिंग एक्टिविटी भी सतत श्रेणी में आती है। EA का मतलब है इंजीनियरिंग एक्टिविटी के कारण बड़े बड़े मकानों, पुल, नदियों पर बांध आदि का बन पाना संभव हुआ है, लेकिन इनके लिए वनों को काटा जाता है। जहां पर एक ओर इंजीनियरिंग एक्टिविटी से लाभ है, वहीं पर दूसरी ओर हानि भी है। क्यों? क्योंकि भाई वन कट रहे हैं, तो वनों के कटने से किनको लाभ होगा? किसी को लाभ नहीं होगा, हानि होती है वनों के कटने से। पर्यावरण दूषित होता है, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, और जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका भी जो है घर बर्बाद हो जाते हैं उनके। तो ये सब है। नेक्स्ट पॉइंट है खनन कार्य। देखिए, ज़मीन से जब खुदाई करते हैं हम, तो ज़मीन से खुदाई के रूप में हमको क्या मिलता है? ज़मीन से खुदाई के रूप में हमें कोयला मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, सोना चांदी मिलता है, रेत मिलती है, ये सब प्राप्त होते हैं। और ये सब मनुष्य क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और यही हम पढ़ रहे थे कि सतत विकास में कि मनुष्य की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और प्रकृति को भी ज़्यादा हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण थे। शहरीकरण था पहला, फिर रोड डेवलपमेंट था, हाईवे डेवलपमेंट, सड़क विकास, इंजीनियरिंग एक्टिविटी और खनन कार्य, 3-4 हैं। ठीक है, सतत विकास की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, सतत विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें मानव की सभी प्रकार की समस्याओं की पूर्ति हो सके या आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह एक ऐसा विकास है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ संसाधनों, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अत्यधिक हनन न होने दे। ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि आगामी पीढ़ी के हित में हो। यानी कि सतत विकास के अंडर में
जो आपकी विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, तीसरा पॉइंट पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी जितनी भी प्रकृति की चीज़ें हैं उनका यूज हम इस तरीके से करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, उनको भी इसका लाभ हो, यानी जो परिणाम है उनके हित में हो। चौथा पॉइंट क्या है, ऐसा विकास जो प्रकृति को संतुलित बनाए रखे, यही सतत विकास की विशेषताएं होती हैं। सतत विकास हेतु व्यक्तिगत प्रयास, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव इस सतत विकास के लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले मानव अगर सतत विकास चाहता है तो इसके लिए उसको जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फसलों के लिए खाद के रूप में उर्वरक या रसायनों का उपयोग ना करना, ठीक है, ना करके कंपोस्ट जो खाद होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में और क्या करना चाहिए मानव को, वही कि जो बैटरियां होती हैं वो पुनः आवेशित वाली बैटरी यूज करें जो दोबारा चार्ज हो सकें। अपने आसपास का स्थान स्वच्छ रखे मानव, स्वच्छ एवं साफ रखे जिससे कि वो हेल्थी रहे, ठीक है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, घरों के आसपास पेड़ व पौधे लगाए। तो ये व्यक्तिगत प्रयास हैं जो सतत विकास हेतु किए जा सकते हैं। इजी पॉइंट है, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब देखिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए उसकी सुरक्षा करना भी आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक है उसकी सुरक्षा करना भी। तो मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य है उसको जो भी कुछ चाहिए, सभी प्रकार की उसकी जो आवश्यकताएं जो नीडेड है वो सारी पर्यावरण के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। कौन से तथ्य हैं पहला देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो इसमें देखो पहला है आप पर्यावरण को प्रदूषण का नियंत्रण करके, ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषण है उनको कंट्रोल करके उसको सुरक्षित कर सकते हो। ठोस अपशिष्टों का प्रबंध करके, ठोस अपशिष्ट जैसे जो जितने भी ठोस पदार्थ हैं जो वेस्टेज के रूप में वो ठोस अपशिष्ट हैं। व्यर्थ जल का प्रबंध करके, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके। प्राकृतिक संसाधन कौन से, प्राकृतिक संसाधन जैसे आपका हो गया वन संरक्षण हो गया, जो प्रकृति के वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, रेडियो संरक्षण, ये सारे प्रकृति के संसाधन हैं, ठीक है। तो इनका हम संरक्षण करके पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण की शिक्षा एवं जागरूकता, पर्यावरण की शिक्षा एवं जागरूकता, इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा दे सकते हैं जिससे लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति होने वाली समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान भी करेंगे, ठीक है। तो ये शिक्षा भी जरूरी है, इसीलिए ये हमारे चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण की शिक्षा क्यों जरूरी है, यानी पर्यावरण क्यों जरूरी है, उसी शिक्षा के अंडर में ये आता है। आगे अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, जो है पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण को। देखिए इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला तथ्य कौन सा है इसका, कि ऐसे उपकरणों का उपयोग कम करना चाहिए जो अधिक धुआं छोड़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण में पड़ रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट कि पेट्रोल और डीजल की जगह हम सीएनजी का यूज करें, क्योंकि सीएनजी वाहनों से जो है कम प्रदूषण होता है। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाएं, उनको कंट्रोल में करें, ठीक है, तो हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कूड़े कचड़े को खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले धुओं की चिमनियों को ऊंचा बनाना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं, आपको ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट क्या था कि ऐसे हम वाहन उपयोग करें जो कम धुआं दें। दूसरा पॉइंट पेट्रोल और डीजल की सीएनजी यूज करें। तीसरा पॉइंट जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वाहन उनको कंट्रोल करें। चौथा पॉइंट कूड़ा कचरा जो है उनको एक निश्चित स्थान पे ही फेंकें, खुले स्थान पे मत फेंकना। और 5वां पॉइंट है कि उद्योग जो होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, उनकी चिमनी को हम ऊंचा बनाएं, ठीक है। जब ऊंचा बनाएंगे तो धुआं जो है वो वातावरण में ना मिलके वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मानव जिसमें रहता है, जहाँ पे मानव को वायु मिलती है, तो वो धुआं उस वायु में मिक्स नहीं हो पाएगा और मानव जो सांस लेता है उसके जरिए उसके अंदर नहीं जा पाएगा, जिससे कि वो मानव को कोई हानि पहुंचा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ठोस अपशिष्टों का प्रबंध। पर्यावरण को प्रदूषित करने में ठोस अपशिष्टों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ठोस अपशिष्टों के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। ठोस अपशिष्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इसके स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है ठोस अपशिष्ट। तो वो तो एक तो घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा कचरा, ये भी जो होता है ये सब घरेलू अपशिष्ट में आ जाता है। नगर पालिका वाला जो अपशिष्ट होता है, खेती कार्य का अपशिष्ट, ईंधन जलाने पे उत्पन्न राख, खनन कार्य में प्राप्त अपशिष्ट। तो ये इसके सोर्स हैं किसके, अब ठोस अपशिष्ट के। अब बात करते हैं इनका प्रबंधन किस प्रकार करते हैं हम। देखिए घरेलू कचरा जो है उसका उचित उपचार करके या फिर उसको जला दो घरेलू कचरे को, या एक निश्चित स्थान पे फेंक दो, ठीक है। उद्योगों से निकलने वाले कचरे को गड्ढों में डालकर, उद्योग इंडस्ट्री जो होते हैं उनमें से बहुत सारा ठोस अपशिष्ट निकलता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, ऐसे ही इधर उधर डाल देते हैं, लेकिन इधर उधर ना डाल के उनको एक गड्ढा करके और उसमें डाल दें। तो इससे भी हम जो है ठोस अपशिष्ट को उसका प्रबंधन कर सकते हैं। कूड़ा करकट इत्यादि को जलाकर, रसायनों का कम प्रयोग करके, ये 4 पॉइंट हैं, ध्यान रखना, इनका प्रबंध ऐसे किया जाता है। व्यर्थ जल का प्रबंध करके हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे, इसमें देखो 5 पॉइंट हैं। पहला, जल का उचित प्रकार से प्रयोग करके नदी नालों में बहाया जाए, ठीक है। जो पानी होता है उसका सही से पहले यूज़ कर लो, उसी के बाद में नदी नालों में बहाओ उसको। और कुएं में क्या, क्लोरीन को डाल दो, ठीक है। कुएं में क्लोरीन को डाल दो जिससे कि वो पानी शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद ही उसका तुम उपयोग करो। नदी में शव इत्यादि को नहीं बहाना चाहिए। जल का प्रबंध तभी तो होगा, जल को प्रदूषित होने से तभी तो बचा सकते हैं। उद्योगों का जो व्यर्थ जल होता है, जो आपका वाटर होता है, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उसको बोरिंग के जरिए समुद्र में मिला देना चाहिए। तालाब एवं नदियों के आसपास कपड़े नहीं धोना चाहिए, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, इन पर रोक लगानी चाहिए, तभी हम जो है व्यर्थ जल का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे वनों का संरक्षण करके, मृदा का संरक्षण करके, वायु का संरक्षण, जल का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखे पर्यावरण को सुरक्षित किया जाता है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, वनों का संरक्षण, भाई वनों को बचाओ तभी पर्यावरण तुम्हारा सुरक्षित होगा। मृदा का संरक्षण करो, रसायनों का उपयोग मत करो फसलों में। वायु का संरक्षण करो, अधिक धुआं वाले वाहनों को मत चलाओ। जल का संरक्षण करो, जल का व्यर्थ वाला तो अभी बताया मैंने। जीव जंतुओं को बचाओ, ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य जाति है, हम जीवों के ऊपर निर्भर हैं, जीव हमारे ऊपर निर्भर हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो तुम, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रदूषण रोधी ऊर्जा के स्रोतों का विकास। अब देखिए ऐसे जो ऊर्जा स्रोत हैं जो प्रदूषण को रोकते हैं, तो ऐसे को कहते हैं प्रदूषण रोधी ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जिनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है और हमें ऊर्जा भी मिल जाती है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, क्या सूर्य से कोई प्रदूषण है, नहीं है, लेकिन हमें उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जिसको हमें यूज करके बिजली भी बनाते हैं, लाइट भी बनाते हैं आजकल। ये सोलर प्लेट जो देखी होगी आपने, तो वो उसी पे तो काम करती है। तो हम इनका विकास करके, इनको डेवलप करके, कौन से प्रदूषण रोधी ऊर्जा के स्रोतों का डेवलप करके भी पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। अब प्रदूषण रोधी ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ठीक है, जो समुद्र में ज्वार आता है ना, वो वाली ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा, उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कैसे, देखो यह क्रिया नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पानी को गर्म किया जाता है, और जो गर्म करने पे हमें भाप मिलती है, उससे टरबाइन टकराती हैं और टरबाइन जो है घूम के ऊर्जा को जनरेट करती हैं, ठीक है। बाकी पवन ऊर्जा तो आपने पढ़ाई होगा, जो वायु से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जल से जो टरबाइनों द्वारा, ठीक है। ज्वार ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार आती हैं उनके द्वारा, जैसे ज्वार आई, ठीक है, तो उसके बाद में टरबाइन लगा दी जाती है वहाँ पे, जब टरबाइन उससे टकराती है, टरबाइन घूमती है, जिससे क्या हुआ, बिजली बनती है, लाइट बनती है। तो ये हो गई आपकी ऊर्जा के स्रोत जो कि बिना उसके हैं। अब ये टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता। देखिए पर्यावरण शिक्षा के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
मनुष्य को पर्यावरण संबंधी व्याख्या दी जाती है, यानी उसको पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार इसको संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार की समस्या होती है, किस चीज़ से अधिक प्रदूषण होता है, किससे कम प्रदूषण होता है, प्रदूषण किस चीज़ से कम होगा, ये सब पर्यावरण शिक्षा के अंडर में आता है। हर मनुष्य को पर्यावरण शिक्षा के बारे में जानकारी देनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव को वातावरण के प्रति जानकारी देती है। कौन सी? पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण यानी वातावरण के बारे में मनुष्य को जानकारी मिलती है इससे। दूसरा पॉइंट, जो पर्यावरण शिक्षा है वो मानव को पर्यावरण को संरक्षित करने के प्रति जागरूक बनाती है। देखो, पर्यावरण शिक्षा क्या करती है, वो मानव को ये बताती है कि पर्यावरण को संरक्षित करो। तीसरा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक एवं जैविक वातावरण संबंधित समस्याओं के बारे में बताती है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जो पर्यावरण शिक्षा है वो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मनुष्य को क्या बनाती है? सक्षम बनाती है, यानी कि वो सही से डिसीजन ले सके। तो ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपका चैप्टर नंबर 3 भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि पेपर के टाइम आप अपना रिवीजन आसानी से कर सकें। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, पहला जो चैप्टर है उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको मिलता हूँ तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।